हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वैसे ये जो आज का लेक्चर है ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा ऑनलाइन ट्यूटोरियल का, जिसमें मैं आपका जो फिजिक्स का 11th एंड 12th का जो सिलेबस है, जो JEE या फिर नीट के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, उसके बारे में मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा। तो वैसे चैप्टर जो सिलेबस है, जो आज का लेक्चर है, ये 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने अपना लाइफ का गोल सेट किया है, इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो या और कुछ बनना हो। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास 2 साल का टाइम है अभी, और इस दो साल में आपको ये सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि मैं पहला जो अपना लेक्चर है, इसमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो फिजिक्स है। फिजिक्स में इसलिए नहीं लेने का सोचा कि फिजिक्स एक रैंक डिसाइडर होता है। आपका जो मार्क्स जो होता है उसमें ज़्यादा कितना आगे जा सकता है या आपको क्या पीछे ले सकता है, वो फिजिक्स होता है। क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका बायो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बायो अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होना है फिर उसमें। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स आ जाते हैं, इसके वजह से नीट के बच्चे फिजिक्स को थोड़ा सा हेट करते हैं। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो 2 साल, या फिर अगर आप 12th में हो तो 1 साल, देन डेफिनेटली आप इसको ओवरकम कर सकते हो और बहुत अच्छा मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हो। क्योंकि अगर आपने फिजिक्स में अच्छा किया देन ऑब्वियसली बात है आपका रैंक बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा। अगर आप जेई के हो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, देन मैथ्स और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो एज यूजुअल बहुत इजी आता है पेपर और आराम से सॉल्व हो जाता है। मैथ्स भी उसी लेवल का होता है, मैथ्स में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिजिक्स जो होता है वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इजी आता है या हार्ड आता है। वो आपका जैसा प्रैक्टिस होगा उसके बेसिस पे आप जा सकते हो कि हाँ, बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा स्टडी हुआ है, तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। लेकिन अगर फिजिक्स में थोड़ा सा अगर आप वीक पड़ जा रहे हो, देन ये आपको इसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आज का जो डिटेल एनालिसिस ऑफ सिलेबस जो है आपका, जो जेई हो, सीईटी हो या नीट हो या बोर्ड्स हो, इस सब के लिए जो सिलेबस है फिजिक्स के 11th या 12th का कंबाइंड सिलेबस, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स को ये सिलेबस उतना डिटेल में मैं बताने की ट्राई करूंगा, लेकिन आपको समझेगा उतना जल्दी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो 12th में स्टार्ट होंगे आपके। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप अगर 10th से 11th में जा रहे हो अभी, तो आपको एक डिटेल नॉलेज होना चाहिए, एक थोड़ा बहुत एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़्यादा जरूरी समझा, ठीक है दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स में जो पहला चैप्टर होता है या पहला यूनिट बोलो उसको, उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट या फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स एंड मेजरमेंट में एक्चुअली आप लोग क्या सीखते हो कि जैसे फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट होते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट होते हैं। यूनिट में भी ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सीखोगे, देन उसका फंडामेंटल्स सीखोगे कुछ, ठीक है। और उसके बाद जब आप फिजिक्स में कुछ कैलकुलेशन करते हो, देन उसमें कुछ एरर्स होते हैं, उसका मेजरिंग कैसे किया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हो, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। वैसे देखा जाए तो बहुत बेसिक चैप्टर है ये। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट अगर मैंने अभी जब देखा कि 2020 का जो जेई का पेपर हुआ और 2019 का पेपर जो मैंने देखा, तो उसमें तो मुझे क्या पता चला कि ऑलमोस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो भी इस चैप्टर से आया ही है। और ये चैप्टर बहुत ईजी है प्रिपरेशन में, और अगर एक क्वेश्चन अगर इससे आ रहा है, मतलब ऑब्वियस बात समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। नीट में अगर देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ ही जाते हैं हमेशा। इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो कहाँ से, तो ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है दोस्तों। डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, फिर यहाँ पे आपका एसआई यूनिट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन होता है नॉर्मल सा इसमें कि आपको कुछ यूनिट्स ऐसे पता कन्वर्जन करने होंगे, जिसमें LMT टेला एक शॉर्ट फॉर्म है जो जिसको आपको याद रखना होगा और इसके ऊपर आपको वर्क करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा। सेकंड चैप्टर अगर देखा जाए तो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सेकंड चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स। एक्चुअली काइनेमेटिक्स से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपका फिजिक्स है वो फिजिक्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फिजिक्स में होता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से अगर आप चाहो तो इसमें मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसमें नोट्स निकाल सकते हो वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपको ज्यादा बेटर वे से समझेगा ये। अगर मैं मैकेनिक्स बोलूँ तो मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिजिक्स में मैकेनिक्स को 2 पार्ट किया है, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स, ठीक है।
काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में डील करते हैं, और डायनेमिक्स में जैसे ही हम लोग जाते हैं लेकिन उस मोशन का जो कॉज है, कॉज मतलब क्या कि वो मोशन किस वजह से हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो डायनेमिक्स मतलब मोशन की वजह से, किस वजह से होता है, तो मोशन होता है फोर्स की वजह से, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक्स आएंगे तो क्या होंगे, मोशन क्या होता है, मोशन के बाद उसका क्या आएगा, वेलोसिटी। तो मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, फिर वेलोसिटी आता है, फिर एक्सिलरेशन आता है। देन ये वेलोसिटी और एक्सिलरेशन है, कभी कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, कभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, कभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, इसके अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, वेलोसिटी टाइम। हाँ, इसमें हम ग्राफ पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस अलग अलग टाइप के हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसमें वेक्टर का जो मैथमेटिक्स का जो वेक्टर है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन इस चैप्टर में ऐड किया गया है। इससे आपका जो फिजिक्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो देन ऑब्वियसली बात है, अगर नीट का मैं एनालिसिस बोलूँ अगर, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता है। जैसे 2019 का जो पेपर था उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। और अभी का जो 2020 का जो जेई का पेपर हुआ था उसमें मोशन से फिर सर्कुलर मोशन हो गया, और ये 1-2 चैप्टर्स है जिसमें से हर बैच में, हर शिफ्ट में जो ऑनलाइन पेपर जो हुए थे उसमें हर सब में एक नए क्वेश्चन तो आया ही था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका एप्लीकेशन आपको अलग अलग चैप्टर्स में दिखेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका तीसरा जो यूनिट है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपने 9th और 10th में ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो लॉज ऑफ मोशन जो है ये फोर्स से डील करता है जनरली, ठीक है। फोर्स जो कि मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स का जो 2 पार्ट था, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स हमने 2nd चैप्टर में देखा, और 3rd चैप्टर में डायनेमिक्स आता है, और डायनेमिक्स में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 2nd लॉ, ठीक है। 2nd लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, आप सबको पता होगा, पहले भी आपने 9th में पढ़ा होगा ये। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम काफी जगह पे यूज करते हैं। देन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। मोमेंटम के बारे में पढ़ना आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा यहाँ पे। हाँ, ये सारे जो भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ आपको, आपके लिए फेमिलियर नहीं होगा अभी, क्योंकि आप लोग, हो सकता है आप लोग पहली बार नाम सुनो, लेकिन इससे कोई डरने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आगे जाकर के यही सब सीखना है। तो अब मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, कि आपको पता चले कि ये चैप्टर में एक्चुअली क्या टॉपिक्स है। अगर फ्यूचर में कोई भी आपको पूछता है कि भाई ये जो चैप्टर इसमें क्या हो सकता है, देन आप मैं इस टॉपिक से बता सकते हो कि हाँ भाई इसमें ये पढ़ेंगे, तो लेकिन क्या है वो अभी तक आपको नहीं पता, ठीक है दोस्तों। तो जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको पता होगा कि 2 चीज अगर इक्विलिब्रियम पे है, मतलब क्या, अगर फोर्सेस मैंने बोला 2 फोर्स इक्विलिब्रियम पे है, तो मान के चलो कि कोई एक यहाँ पे ये एक पोल है, ठीक है। अगर मैं इधर कुछ फोर्स लगाया हूँ x न्यूटन का, ठीक है, और अगर मैं दूसरे साइड से भी अगर x न्यूटन पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो दोनों साइड से मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब क्या कि अगर सेम फोर्स उस पर जा रहा है, मतलब क्या, वो जो बॉडी होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब ना वो इधर घूमेगा ना उधर घूमेगा, तो जैसा उसका स्ट्रेट पोजीशन था सेम वैसे रहेगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। देन इसमें आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट आ जाता है। सर्कुलर मोशन तो आपको बेसिक्स पता होंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी मूव करता है अपने सेंटर के अलोंग, ठीक है, मतलब कोई सेंटर होता है, वहां से कोई रेडियस होगा, रेडियस का लेंथ रखते हुए एक वो बॉडी जब मोशन करता है सर्कल में, देन उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और ये सर्कुलर मोशन का रीजन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पे ये बेसिक्स कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर्कुलर मोशन से ऑलमोस्ट नीट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। और एनएलएम से, एनएलएम में दोस्तों क्या होता है, बहुत बेसिक है, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो ये आपको इंपॉर्टेंट करना है। दूसरा इसमें आ जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, तो फ्रिक्शन में 2 टाइप हो जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों को मिला दूं, देन जेई में भी एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें कभी कभी, और नीट में भी इसे क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी पावर। दोस्तों वर्क एनर्जी पावर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है वर्क एनर्जी थियरम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, वर्क एनर्जी थियरम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हो और वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन आप बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी है जिसको आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो मैकेनिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो वर्क एनर्जी पावर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर, लेकिन जेई में इसके बेसिस, इसके हेल्प से आप दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों यहाँ पे। फिर ये इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन आपको पढ़ने होंगे, जैसे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ये सब कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आप अगर इसको करते हो तो यहाँ पे मैकेनिक्स का एक मेजर पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है आपका। ओके दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5वां चैप्टर है आपका रोटेशन। ओके, तो अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके होगे, मतलब रोटेशन से पहले सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ते हो, और सर्कुलर मोशन जैसे होता है तो आप रोटेशन के लिए रेडी हो जाते हो। रोटेशन में क्या होता है कि लेट्स से कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई सॉलिड बॉडी हो सकता है, ठीक है, उसको रोटेट करना होता है हमें। तो रोटेट करते हैं तो उसमें जब रोटेशन का आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, देन वहां पे आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे पहले मैंने दिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हो इसमें। फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद देन इसमें टॉर्क आता है। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क आता है, देन उसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं। तो वैसे ये चैप्टर्स बहुत उतना हार्ड नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि मैकेनिक्स में ये सारे मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स देखा जाए तो ज्यादा हार्ड नहीं होता। इसके रोटेशन के ऊपर नीट में जहां तक देखा जाए तो अब तक 3-3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं दोस्तों। तो अभी जैसे आपको पता है कि अभी एम्स को नीट में मर्ज कर दिया गया है, और नीट का पेपर भी एनटीए बनाने वाला है। तो अगर एनटीए बनाएगा तो देन ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली अब तक जो हमने चैप्टर्स देखा उसमें कंपैरेटिवली ये जो चैप्टर है रोटेशन मोशन वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा हार्ड, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके लिए होता है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन एक्चुअली इधर से आ जाता है, और जैसे जेई में भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कभी आ ही जाता है इसमें से, लेकिन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन आपके लिए ज्यादा ये फैमिलियर चैप्टर है, क्योंकि आपने अपने 10th के बुक में या 9th के बुक में केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ा है वहां पे। ठीक है, तो केपलर्स लॉ अगर आपको आता है देन ऑब्वियसली केपलर्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ग्रेविटेशन में अगर देखा है तो केपलर्स लॉ हो गया, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देन वहां पे जब ग्रेविटेशन पढ़ते वक्त वहां पे सैटेलाइट वगैरह का थोड़ा बहुत स्टडी आता है कि जब सैटेलाइट को हम स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए वेलोसिटी कितना रिक्वायर्ड होता है, कैसे ऑर्बिट कैसे उसमें डिफाइन किया जाता है, वो सब बहुत थोड़ा बहुत आता है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, जो अगर रोटेशन से अगर कंपेयर किया तो ये बहुत लो चैप्टर, इजी चैप्टर है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इससे अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ तो ग्रेविटेशन में नीट में हर साल में 2 क्वेश्चन आता है अभी। ठीक है, नीट के लिए 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जेई में 0 से 1 क्वेश्चन तक आ जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ये एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर देखा जाए तो है ये। इसमें आप ज्यादा इसमें क्या पढ़ोगे कि सॉलिड्स और लिक्विड उसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है, लिक्विड में क्या होता है, कैसे विस्कोसिटी क्या होता है, देन विस्कोसिटी हो गया, पैस्कल्स लॉ हो गया वगैरह, ये सब आप थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ोगे। ये ज्यादा वैसे देखा तो बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है चैप्टर। इसमें से अगर देखा है नीट में हमने देखा तो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। फिर अगर जेई की बात करूँ तो जेई में भी इसके ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन होते ही है। इस चैप्टर में सॉलिड्स ऑफ लिक्विड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड गैस लिक्विड्स जो है, इसमें आप देखो कि हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपांशन वगैरह इस सब का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड्स पे और लिक्विड्स पे, वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। देन हीट ट्रांसफर जो होता है, हीट जो आपने सुना होगा कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन,
पहले भी काफ़ी आपने सुना होगा ये वर्ड। ये 3 वर्ड थोड़ा सा कॉमन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये सब थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे इसमें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर तो नहीं, बट थोड़ा लेंथी चैप्टर है दोस्तों ये, ठीक है। अभी इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आ जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें जेई में आ जाता है इस चैप्टर से। देन आता है थर्मोडायनेमिक्स। अभी थर्मोडायनेमिक्स में बोलूँ तो ये एक अलग सा पार्ट हो जाता है इसका। आपका जो सिलेबस, जैसे मैंने बोला मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स के बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैकेनिक्स खत्म होता है, थर्मोडायनेमिक्स आपका स्टार्ट होता है। और थर्मोडायनेमिक्स नीट और जेईई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें नीट में भी पूछा जाता है दोस्तों, और उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जेईई में भी आता है। मतलब जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे, तो उसमें क्या पढ़ोगे कि जो आपका थर्मस फ्लास्क है उसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ने को मिलता है वहाँ पे। देन थर्मोडायनेमिक्स के अपने लॉज है कुछ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मतलब जो आप लेट्स से कि कोई आपके पास कोई वेसल है, अगर वेसल में कुछ अगर गर्म हो रहा है पानी वगैरह, देन उसमें क्या क्या केसेस होते हैं, तो वो सब यहाँ पढ़ोगे। तो ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके दोस्तों, तो हमारा जो लास्ट चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्या बोला कि जेईई में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर है। इन दोनों को मिला करके एक्चुअली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और केटीजी के ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नीट में आता है, एक होता है हमेशा, कम से कम एक क्वेश्चन नीट में हमेशा आता ही आता है। केटीजी में क्या होता है कि गैसेस के जो परफेक्ट, एक्चुअली गैस अगर देखा जाए तो दो परफेक्ट गैस अलग होता है और जो नॉर्मल गैसेस होते हैं, जैसे गैसेस के अपने लॉज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉज वगैरह इसमें पढ़ोगे आप। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है, जिसमें अजम्पशन, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत सारे, तो वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। देन आपने एक वर्ड सुना, एक स्टेटमेंट सुना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काफी ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत सिंपल चैप्टर टॉपिक है ये सब। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। इसमें बस जो भी गैसेस के, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी क्या देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में बस उतना ही था। लेकिन गैसेस का जो प्रॉपर्टीज है उसका एक अलग टॉपिक आ जाता है, जिसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। तो इसमें गैसेस के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे कोई दो आपके पास कोई गैस है, देन उसको आप इक्विलिब्रियम पे रखने का क्या कंडीशंस होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हीट, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। देन इस पे और इसमें जो जैसे मीन फ्री पाथ हो गया, ये सब अलग अलग टॉपिक्स है। एवोगैड्रोस नंबर हो गए, तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और ये नीट के हिसाब से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है इसमें। और जेईई की अगर अकॉर्डिंग देखा हमने, देन थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी दोनों को, और साथ में अगर हीट और कैलोरीमीटर अगर हमने लिया, हीट का जो दोनों चैप्टर में ही हीट का कॉन्सेप्ट आता ही है, देन इन तीनों को अगर हमने कंबाइन किया तो 2 से 3 क्वेश्चन जेईई में भी इसमें आता ही आता है। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अभी ये जो वेव नाम का एक अलग सेगमेंट होता है फिजिक्स में। और ऑसिलेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास लेट्स से कि बॉब है, बॉब में अगर आपने थ्रेड बांधा कोई, या फिर कोई स्टोन है, स्टोन में अगर आपने थ्रेड बांधा, देन उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, एसएचएम बोलते हैं जिसे हम। और ऑसिलेशन होता है जिसमें स्ट्रिंग का कोई, मान के चलो कोई स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, और स्ट्रिंग में कोई फोर्स वगैरह लगता है, देन उसको रिस्टोर कैसे करना होता है वगैरह वगैरह, वो सब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। देन अगर ऑसिलेशन में कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बाद आता है इसमें वेव। वेव में आपको बहुत ज्यादा उसमें ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट पहले के जो चैप्टर्स थे उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें कॉन्सेप्ट, और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाता है यहाँ पे। इसमें क्या होगा कि वेव मोशन होता है, ठीक है, वेव मोशन होता है तो मान के चलो 2 वेव अगर मोशन कर रहा है, देन उसका सुपर पोजिशन किया जाता है। मतलब 2 वेव अगर मोशन कर रहा है, दोनों को कंबाइन करके जो हम मोशन होगा उसमें क्या क्या एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ेगा और उसमें अलग अलग पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आप, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको अभी जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर नहीं समझा तो बस इसको याद रखो आप लोग कि हाँ ये टॉपिक्स होते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं।
क्योंकि आपके लिए फैमिलियर चैप्टर टॉपिक्स नहीं है अभी फिलहाल तो, क्योंकि जैसे आप 10th से 11th में आ रहे हो तो ये सब आपको अभी न्यू लगेगा, लेकिन आगे जाकर के आप सब बहुत अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हो दोस्तों। ठीक है, अभी प्रोग्रेसिव वेव्स होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है वो सब आप सीखोगे यहाँ पे। देन जो सुपरपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया है। देन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, तो रिफ्लेक्शन वगैरह वेव का कैसे होता है वो सब पढ़ोगे। देन इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ऑलमोस्ट नीट में तो क्वेश्चन होता ही होता है। और वेव ऑप्टिक्स का अगर मैंने बोला, देन वेव ऑप्टिक्स में अगर कम से कम 2 क्वेश्चन नीट में होता है, और ज्योमेट्रिकल अगर मैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स अगर इसमें मिक्स कर दूं, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, देन 5 से 6 क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। और जेई में भी इसमें 1 क्वेश्चन तो श्योर शॉट होता ही होता है, 1 से 2 क्वेश्चन होता ही होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तब ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको 12th में पढ़ना होता है, 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जनरली चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका चैप्टर, इसको हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लिया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब चार्ज में क्या होता है, तो नॉर्मल चार्ज आपने 10th में ही पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो बाकी चैप्टर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है इसमें दोस्तों। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ोगे आप, देन कोलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन 2 चार्जेस क्या होता है, ठीक है। और अगर मान के चलो आपके पास 2 स्लिट्स है, अगर ये देखो 2 स्लिट्स है, तो इस पर अगर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, देन चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, कैसे होगा, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज अगर डाला हमने कहीं पे, देन उसके वजह से क्या फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है, कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है, देन उसके फील्ड लाइन का इफेक्ट क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वहां से क्या होता है, फ्लक्स का एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों, फ्लक्स। अगर फ्लक्स पढ़ते हो देन वहां से गॉस लॉ होता है, गॉसियन थ्योरम अगर आप वहां पढ़ना पड़ता है आपको। और देन उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो पॉइंट चार्ज होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, उससे रिलेटेड अलग बहुत सारे टर्म्स है। जैसे अगर मोर देन 2 अगर चार्जेस आ गए, देन वहाँ पे डाइपोल इंट्रोड्यूस हो रहा है। डाइपोल क्या होता है वहाँ पे आप वो पढ़ोगे। फिर देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ये सब जो टॉपिक्स है छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है दोस्तों ये। उसके बाद पोलराइजेशन हो गया, कंडक्टर इंसुलेटर तो आप सबको पता ही होगा। देन डाइलेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक्स के बाद आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्यों होता है, तो चार्ज स्टोर करने के लिए होता है दोस्तों ये। तो ये सब कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पढ़ना है। देन उसके बाद जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा ये रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो यहाँ पे भी आपको उसे पढ़ना है। बट यहाँ पे बस रजिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे कैपेसिटर भी हो सकता है, यहाँ पे रजिस्टर भी होगा, और उसके अलावा बहुत कुछ होंगे यहाँ पे जो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑलमोस्ट नीट में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर मैंने ऐड कर दिया दोनों को, देन यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आ जाता है दोस्तों। और जेई में भी 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉट होते ही होते हैं इसमें से। उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है दोस्तों, तो जो चार्ज जो है आपका वहाँ पर मूव करने लगता है। देन ऑब्वियसली बात है, जैसे ही कुछ मूव करेगा तो वहाँ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। फिर वहाँ पे आता है ओहम्स लॉ आ जाता है। ओहम्स लॉ आपने अभी पहले भी सुना होगा। ओहम्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं उसमें, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में मतलब क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये सब आप यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले। मतलब क्या कि जैसे अगर वो चार्ज जो है वो अगर मूव करने लगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट अगर मूव करता है, देन यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चालू कर देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे क्या है, ओहमिक सब्सटेंस हो गया, ओहमिक नॉन ओहमिक सब्सटेंस, कंडक्टर्स, ये सब पढ़ोगे इसमें। ये देखा है तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले लास्ट चैप्टर में बताया कि वहाँ पे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल होगा, जैसे आपने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, जहाँ पे बैटरी जो सेल होते हैं आपके, सेल भी सीरीज में हो सकते हैं, कहीं पे कुछ पैरेलल में होंगे, उसके अलावा रेजिस्टेंसेस होंगे और बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो वो सब डिटेल में पढ़ना है हमें। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि किरचॉफ्स लॉ होता है।
क्रिचॉफ्स लॉ में दो पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे। एक होता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा होता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे ही क्रिचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पढ़ते हो देन आपको वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, मीटर ब्रिज होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। तो ये सब क्या है, उसके एप्लीकेशन होते हैं। तो जो भी क्रिचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन करते वक्त आप क्या करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, ये सब पढ़ोगे फिर आप। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा नीट में आता ही आता है। और जेई का अगर मैं अब 2020 का ही मैंने पेपर देखा अभी, तो 2020 के पेपर जो जैन में जो हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आ गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी अब तक ये पढ़ा नहीं होगा। और ये अगर जैसे आप पढ़ते हो देन आप अपना जो रैंक हो सकता है, जो जेई में हो या नीट में हो, आप डिसाइड कर सकता है आपका ये रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, तो जो भी चार्ज जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है देन उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। मतलब क्या कि वहाँ पे कुछ मैग्नेटिज्म का जनरेट होता है, कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है देन वहाँ पे हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का स्टडी करते हैं। ये आपके लिए न्यू टर्म है, जो कि जैसे करंट मान के चलो लूप में अगर घूम रहा है देन वहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ आता है और उसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखते हैं वहाँ पे। देन एम मीटर हो गया, जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पोटेंशियोमीटर मीटर पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एम मीटर का हो जाता है और उसके एप्लीकेशन हो जाते हैं बहुत सारे। देन जो करंट कैरिंग करंट कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फोर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज कैसे होते हैं वो सब इसमें आप पढ़ोगे। देन दो मान के चलो दो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है साथ साथ है, पैरेलल में है, देन उन दोनों के बीच में कुछ फोर्सेस होंगे क्या, वो फोर्सेस अगर होंगे तो किस टाइप के फोर्सेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके जो इफेक्ट होते हैं फोर्सेस के, वहां पे टॉर्क जनरेट होगा क्या, जो टॉर्क मैंने क्या कहाँ बताया था आपको, तो जो आपका ये रोटेशन का जो चैप्टर था वहां पे मैंने टॉर्क जो आपको बताया था, तो उसी टाइप का टॉर्क यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे टॉर्क वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा क्या उसमें कंडक्टर में, तो ये सब बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा दोस्तों। देन यहाँ पे एक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे ये, तो इसमें जो आपको करंट मैग्नेटिक डायपोल वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म अगर देखूं देन इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन नीट में पूछा गया है और 1 से 2 क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। मतलब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, EMI एंड AC। ठीक है, EMI एंड AC में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे आपने इससे पहले आप लोग बस आपका रजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा और आपका क्या बोले उसको सेल होगा। आप इन तीनों के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर होगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया और उस सब में, यहाँ पे आपको रजिस्टर कैपेसिटर के अलावा भी मिलेगा जो कि इंडक्टर होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे LRC सर्किट होता है, RC सर्किट होता है। RC सर्किट मतलब क्या होता है, रजिस्टर एंड कंडक्टर, जो कैपेसिटर, रजिस्टर और कैपेसिटर होता है उसके सर्किट हम लोग पढ़ते हैं। मतलब जैसे आपने पहले रजिस्टर का सर्किट पढ़ा हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे कुछ ये रेजिस्टेंस होता है इसका सिंबल, और जैसे कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ ये होता है कैपेसिटेंस का सिंबल, कैपेसिटर का। तो इस टाइप के बहुत से कुछ सिंबल्स मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे AC और DC AC करंट आप पढ़ते हो। तो AC करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें नीट में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और अगर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट अगर देखा, इन दोनों को मिला करके ऑलमोस्ट जेई में भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो जैसे आपने सुना होगा एक्सरे होता है, देन गैमा रे होता है, माइक्रोवेव्स का जो रे होता है, इंफ्रारेड होता है। तो ये सारे जो वेव्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम लोग पता चलेगा कि कौन सा वेव है ये। ठीक है, देन उसके वेव के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो सब आप यहाँ पढ़ोगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता है, ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है
और जेईई में कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको अगर मैं कंबाइन कर दूँ दूसरे चैप्टर के साथ तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। देन आता है आपका ऑप्टिक्स। मैंने आपको पहले बताया था जब वेव बताया था, देन वेव में मैंने नॉर्मल सा अभी जस्ट वेव के बारे में बताया, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स होता है और एक जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपने सुना होगा पहले रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह जो टॉपिक्स है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और वेव में हम लोग वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे, फिर लेंस फार्मूला वगैरह, इसमें छोटे मोटे कुछ फार्मूलेज होते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये। बाकी से देखा जाए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप लेंस लॉ पढ़ते हो। देन जो इमेज बनता है, मान के चलो आप जैसे आप ग्लासेस अगर आप लगाते होंगे, देन उसमें जो इमेज बनता है वो इमेज कैसे बनता है, उसका मैग्निफिकेशन कैसे होता है, उसमें लेंसेज कैसे, लेंस क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आप पढ़ोगे यहाँ पे दोस्तों। देन अगर कोई माइक्रोस्कोप है अगर, तो उसका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये एक टॉपिक आ जाता है इसमें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो मजा आता है पढ़ने दोस्तों। तो ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब जो अभी मैंने आपको चैप्टर बताया इसमें से, और 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने चैप्टर बताया था उसमें था। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन 100% श्योर एंड शॉर्ट आता ही है जेईई में भी दोस्तों। तो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है उसकी तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। नीट में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स से, मतलब 7 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट होता है, 6 से 7 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर जो होता है तो उसका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होता है। जैसे वेव में भी होता है, मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, और पार्टिकल में भी कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह पढ़ोगे आप। देन उसके बाद आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पे। देन ये सब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है जो कि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन उसके बाद मैं आता हूँ 18वां चैप्टर, जो कि आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। ये मॉडर्न फिजिक्स का कोर पार्ट है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जो आप केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे इसमें आइसोटोप्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, एटॉमिक मासेस हो गए, आइसोटोप्स हो गए। तो ये केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, जो 11th में पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एप्लीकेशन ये 12th में होता है यहाँ पे। अगर आपको वो केमिस्ट्री का चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो आप 11th में, देन बहुत अच्छा आप कर पाओगे यहाँ पे 12th में। इस चैप्टर में जो आपका एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट नीट में बन ही जाते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें जेईई में भी पूछे जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर दिया गया है तो इसी चैप्टर को दिया है, मॉडर्न फिजिक्स को ही दिया गया दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग को इसको बहुत अच्छे से सीरियसली लेना होगा। और इसमें रेडियो एक्टिविटी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई भी मैटर डीके कैसे करता है, वो सब थोड़ा बहुत इसमें आ जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें गेट्स वगैरह पढ़ना होता है आपको, जो एक्चुअली आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन मैं तो इसको बेसिकली से बताऊँ तो आपका एलईडी होता है, ठीक है। देन आपका जो छोटे छोटे जो डायोड्स होते हैं, देन उसके बाद जो भी आप छोटे छोटे बल्ब वगैरह देखते होंगे उसके बारे में आप यहाँ पढ़ते हो। देन यहाँ पे सोलर सेल क्या होता है वो पढ़ते हो, सोलर सेल से रिलेटेड होता है यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट वगैरह हो जाता है यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर पढ़ते हो यहाँ पे, फिर उसके बाद ऑसिलेटर्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, इसमें और एंड नॉट नैंड नॉर वगैरह पढ़ते हैं। तो इसमें स्विचिंग टेबल आ जाता है। फिर स्विचिंग टेबल में क्या होता है, लॉजिक गेट का ही एप्लीकेशन है वहाँ पे दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें नीट में भी, और कभी कभी जेईई में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। फिर हाँ, ये दोनों चैप्टर अगर देखा तो दोनों में से किसी न किसी चैप्टर से जेईई में हर साल क्वेश्चन होता ही होता है। तो ये फिक्स नहीं बता सकते कौन सा चैप्टर से होगा, लेकिन नीट में तो 100% होता है दोस्तों, क्योंकि नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है, और जेईई में आपको पता है कि बस 25 क्वेश्चन होते हैं। अभी देखा जाए अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अगर देखा, देन कम्युनिकेशन सिस्टम में जो आपका एंटीना होता है उसके बारे में पढ़ते हो। तो उसमें एंटीना का स्टडी करते वक्त क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। फिर जो भी सिग्नल्स होता है, सिग्नल के बारे में पढ़ोगे आप, सिग्नल कैसे जनरेट होता है, सिग्नल कैसे प्रोपोगेट होता है, देन उसका बैंडविड्थ कितना होता है। फिर ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये चैप्टर 1 से 2 दिन में आराम से खत्म किए जा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका टोटल चैप्टर जो फिजिक्स में था वो 20 चैप्टर्स थे, और इन 20 चैप्टर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है। और आपको इन 20 चैप्टर को स्टडी करने के लिए 2 साल का टाइम मिल रहा है। तो 2 साल के टाइम में अगर आपने एक अच्छा सा रूल फॉलो किया, जैसे अगर आप मान के चलो आप लर्न करते हो पहले, ठीक है दोस्तों, पहले लर्न किया आपने, फिर लर्न किया, उस पर आप नॉर्मल सा प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठे बैठे। तो वो प्रैक्टिस कौन सा होगा दोस्तों? तो हम लोग आपको जो डीपीपी प्रोवाइड करेंगे या जो भी कुछ ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देन जो भी प्रैक्टिस का हुआ, प्रैक्टिस के ऊपर आप वीडियो लेक्चर देखोगे, जैसे लर्न किया उसमें वीडियो लेक्चर देख सकते हो या फिर बुक्स रेफर कर सकते हो। देन उसको करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे प्रैक्टिस हो गया आपका, देन हमारा टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे टेस्ट जब देते हो तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रीवियस आप प्रैक्टिस करो पहले, देन आप क्वेश्चन जब टैकल करोगे टेस्ट के, देन आपको समझेगा कि हाँ आपका प्रैक्टिस लेवल क्या है। देन उसके बाद टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा, देन उसको एनालाइज करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है। देन जैसे आपका एनालिसिस हो जाता है, देन एनालिसिस होने के बाद फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है उसका, ठीक है दोस्तों। रिवीजन एक बार हो जाता है, रिवीजन हो जाता है ये नहीं बोल सकते हम, रिवीजन आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, देन आपको 15-20 दिन के बाद आपको उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो वैसे हम लोग क्लास में क्या करते हैं कि रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे डीपीपी दे देते हैं, कि मान के चलो अगर एक टॉपिक आज हुआ, देन 1 महीने के बाद हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन का डीपीपी दे देते हैं, तो बच्चे उसको सॉल्व करके एक रिवीजन उनका अच्छे से हो जाता है दोस्तों। तो रिवीजन का एक बहुत अच्छा पैटर्न बना सकते हो। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपका रैंक डिसाइड करता है और आपके स्टडी को एक अलग तरीका दे देता है, जो कि होता है आपका सेल्फ नोट्स, जो खुद का बनाया हुआ जो नोट्स होगा। जैसे आप कोई बुक्स पढ़ते हो, रेफरेंस बुक पढ़ो या फिर वीडियो लेक्चर देखो, देन आपको अपना खुद का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद का नोट्स बनाते हो, देन ये आपको कभी भी रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प लेगा। और जब आप पेपर देने जाते हो, देन पेपर से थोड़े देर पहले भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो, जो कि शॉर्ट नोट होता है, और वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा, और वहां से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि जिसमें मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक्स सिखाऊंगा और आप उसको बेटर वे से स्टडी कर सकते हो दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।